बाबू हम आप लोगों को ना न्यूटन के प्रथम गति नियम को बता चुके हैं। क्या बताएं उसमें कि जब कोई वस्तु विराम में हो, जब कोई वस्तु विराम में हो तो विराम की स्थिति या एक समान चाल से गतिशील हो तो गति की स्थिति तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए। समझ आ रहा है ना? जैसे अगर ये पेन है, ये पेन यहाँ रखा हुआ है, ये तब तक यहाँ पर रहेगा बाबू जब तक इस पर बाहर से कोई बल हम लगा करके स्थान में परिवर्तन ना करेंगे। या फिर कोई वस्तु अगर एक समान चाल से गतिशील है तो तब तक अपनी गति में वृद्धि ना करेगा जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं ना? जब लगाएंगे तो वेग में क्या होगा? परिवर्तन। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जब कोई वस्तु विराम में होता है या एक समान चाल से गतिशील होता है बाबू, तो त्वरण को क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है, क्योंकि त्वरण क्या है? तो वेग में परिवर्तन की दर है। तो जब वस्तु विराम में है तो क्या इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं ना। तो त्वरण क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। या अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, तो उसमें हमेशा 50 किलोमीटर ही चल रही है, तो हमेशा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल रही है, तो उसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या? और जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। यानी त्वरण की उत्पत्ति कब होगी? जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, या साइकिल को तुम चला रहे हो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार जो है तुम्हारी साइकिल का, वो कब तक रहेगा? जब तक कि आप उस पर बाहर से बल नहीं लगाइएगा। अब बाहर से बल लगाइएगा तो वेग में या तो वृद्धि होगा या तो कमी आएगा। तो यही वेग में कमी आना या वृद्धि आना क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। यानी त्वरण को उत्पन्न करने के लिए हमें बाहर से बल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? यानी बाह्य असंतुलित बल के बिना त्वरण क्या माना जाता है बाबू? शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य। अब हम लोगों को पढ़ना है ये प्रथम गति नियम, न्यूटन के प्रथम गति नियम जो है उसका स्पष्टीकरण करेंगे हम लोग। ठीक है कि इन्होंने जो बात बताया न्यूटन महोदय ने या गैलीलियो महोदय ने, वो कहाँ तक सही है, ये सही है भी या नहीं है। तो इस नियम के दो भाग है। न्यूटन का जो प्रथम गति नियम, इसके कितने भाग है? दो। पहले में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था क्या करती है? बनाए रखती है। कब तक बनाए रखती है बाबू? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करती है। अर्थात कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था को स्वयं नहीं बदल सकता है। अपने आप किसी भी वस्तु में अपने आप अपनी स्थिति को बदलने की क्षमता नहीं होता है। हाँ, सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता है। यदि वह विराम की अवस्था में है, यदि वह विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान चाल से गतिशील है तो वो एक समान चाल से गति आ जाओ यहाँ पर, एक समान चाल से गतिशील है तो वो एक समान चाल से ही जाने से हाँ सॉरी, मैं बोल ये रहा था बाबू कि जब कोई वस्तु, मतलब वस्तु में क्या गुण होता है? अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने। अगर कोई वस्तु विराम में हो तो विराम की स्थिति, या एक समान चाल से गतिशील हो तो गति की स्थिति वो तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है ना? अब हमें पता है कि सजीव और निर्जीव की जो भी बात की है कि निर्जीव में ऐसा होता है, सजीव में नहीं, सजीव में भी होता है। सजीव में तो ताकत लगाता है ना, जैसे हम यहाँ से यहाँ जाना है, हमें ताकत तो लगा रहे हैं। अभी आपके पास ताकत है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ताकत क्या होता है। जब आप बीमार पड़िएगा ना, ठीक है ना, जब आप कमजोर रहिएगा तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में भी ताकत की कितनी जरूरत है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो चाहे वस्तु कोई भी हो, वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहती है। ठीक है? हाँ, उसमें उसके वर्तमान स्थिति में परिवर्तन तभी होगा बाबू जब उस पर बाहर से कोई बल लगाया जाएगा।
कहता है यदि वह एक समान चाल से किसी दिशा में चल रही है तो उसी चाल से उसी दिशा में चलती रहेगी। जैसे मेज पर रखी किताब मेज पर ही रखी रहती है, कब तक? जब तक कि उसे हटाया नहीं जाए। इसी प्रकार किसी समतल पर लुढ़कती गेंद लुढ़कती ही रहती है, कब तक? जब तक उस पर घर्षण बल नहीं लगाया जाए, या नहीं लग रहा हो तब तक लुढ़कते ही। हाँ, चिकने तलों के बीच घर्षण क्या होता है? ज्यादा होता है या कम होता है? चिकने सतह पर जो घर्षण होता है ना बाबू, वो कम होता है। इसलिए यदि कांच की गोली को कांच के फर्श पर लुढ़काए तो वो अधिक दूर चलकर क्या होती है? रुक जाती है, क्योंकि हल्का उस पर घर्षण बल कार्य कर रहा होता है। लेकिन वही कांच की गोली को अगर मिट्टी के फर्श पे अगर फेंकेंगे तो जितना ज्यादा दूर पक्का के फर्श पर वो गया है ना, उतना ज्यादा दूर मिट्टी के फर्श पे नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के फर्श पर ना घर्षण बल ज्यादा होता है और पक्का के फर्श पर घर्षण बल क्या होता है? कम होता है। ये घर्षण बल है क्या? तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में चलती है या चलना चाहती है तो उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करती है, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू? घर्षण बल कहते हैं। हम अगर जो चल रहे होते हैं ना, तो चलते समय भी हमारा घर्षण बल लगता है, तभी हम चल रहे होते हैं। अगर हमारा जो तलवा होता है उस पर अगर घर्षण बल कार्य नहीं करेगा ना, तो आप गिर जाइएगा। अगर इसका उदाहरण देखना है तो आप क्या करो ना कि पक्का के फर्श पे तेल गिरा लो, अब चलो तुम उस पर, देखो कितना तुम गिरती हो। क्यों गिर जाते हो चलने में? क्योंकि उस पर घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा होता है। कहता है इस प्रकार हम यह मान सकते हैं कि यदि घर्षण और अन्य विरोधी बल बिल्कुल न रहे तो वस्तु क्या होती रहेगी? चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस नियम का पहला भाग वस्तुओं के जड़त्व के गुण की ओर क्या करता है? संकेत करता है। इसलिए इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है बाबू, उसको गैलीलियो महोदय के सम्मान में हम गैलीलियो के जड़त्व नियम भी कहते हैं, या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जिसको न्यूटन के प्रथम गति नियम के दूसरे भाग में कहा गया है कि जब तक कि उस पर, पहला भाग में क्या था कि जब कोई वस्तु विराम में हो या एक समान चाल से गतिशील हो तो वो वर्तमान स्थिति को क्या किए रहती है? बनाए रहती है। पहला में बोला गया था ना। दूसरा बोला गया था कि यह तब तक ऐसा करती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। इस भाग में हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, जो इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है कि बल वह भौतिक कारण है, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था या सरल रेखा में समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। उसे क्या कहते हैं? बल। सीधे आप बोलो, बल वह भौतिक कारक है। कारक क्या बोल सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति, जो किसी वस्तु के वर्तमान स्थिति को बदल देती है या बदलने की चेष्टा करती है, उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल क्या है बाबू? बल वह भौतिक कारक है या बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु के वर्तमान स्थिति को बदल देती है या बदलने की चेष्टा करती है, उसे क्या कहते हैं? हम बल कहते हैं। और बल क्या है? एक सदिश राशि है, और बल का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? यानी न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है बाबू, वो बल को परिभाषित करता है, बल को बताता है कि देखो ये बल है। यानी न्यूटन का प्रथम गति नियम किसको पहचानने में मदद करता है? बल को। किसको पहचानने में मदद करता है? बल। कोई दिक्कत है क्या? अब ये वस्तु में जो गुण है वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की, इसी गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व क्या है बाबू? तो किसी वस्तु में मौजूद वह गुण, किसी वस्तु में मौजूद वह गुण जो उस वस्तु के वर्तमान स्थिति को, जो उस वस्तु के वर्तमान स्थिति को बनाए रखने में मदद करती है, उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व। क्या कहते हैं? अब हम बात कर लेते हैं जड़त्व के प्रकार।
जड़त्व के आपका जो भारतीय भवन का बुक है बाबू, इसमें जड़त्व का 2 प्रकार दिया है। एक विराम का जड़त्व दिया है और दूसरा गति का जड़त्व दिया है। लेकिन एक तीसरा होता है दिशा जड़त्व। क्या होता है तीसरा? एक दिशा जड़त्व। पहला विराम जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व और तीसरा दिशा का जड़त्व या दिशा जड़त्व। अब हम 1 बाय 1 करके डिफिनेशन आपको बताते हैं कि विराम का जड़त्व क्या है, गति का जड़त्व क्या है और दिशा का जड़त्व क्या है। तो बाबू किसी वैसे जड़त्व जो किसी वस्तु, वैसे जड़त्व जो किसी वस्तु को अस्थायी या विराम अवस्था में रखने में क्या करता है? मदद करता है। वैसे जड़त्व जो किसी वस्तु को विरामावस्था में रखने में क्या करता है? मदद करता है। उसको हम क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जिस जड़त्व के कारण कोई वस्तु अपनी कोई वस्तु विरामावस्था को बनाए रखती है। जिस जड़त्व के कारण कोई वस्तु विरामावस्था को क्या करती है? बनाए रखती है, उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। जैसे मेज पर रखी पुस्तक, मेज पर रखी मार्कर, मेज पे रखी पेन, कोई मेज पे रखी, धरती पर रखी कुर्सी, धरती पर लगी हुई साइकिल, ये सारे किसको प्रदर्शित करता है? विराम के जड़त्व को प्रदर्शित करता है। कोई दिक्कत है क्या? बेंच पर रखा हुआ ट्राइपॉड किसको प्रदर्शित कर रहा है? विराम के जड़त्व। तो बाबू मैंने जड़त्व क्या है और जड़त्व कितने प्रकार का होता है मैंने बताया। कोई दिक्कत हुआ क्या? जड़त्व क्या है? तो किसी वस्तु में मौजूद वह गुण, किसी वस्तु में मौजूद वह गुण जो उस वस्तु के वर्तमान स्थिति को, उस वस्तु के वर्तमान स्थिति को बनाए रखने में क्या करती है? मदद करती है। उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है? तो जिस जड़त्व के कारण के कारण कोई वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति को अपनी विरामा स्थिति को बनाए रखती है। जिस जड़त्व के कारण कोई वस्तु अपनी विरामा अवस्था को बनाए रखती है उसे हम क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मैंने बताया ना। ठीक है। नेक्स्ट है बाबू गति का जड़त्व। ये गति का जड़त्व क्या है? तो जिस जड़त्व के कारण कोई वस्तु अपनी वर्तमान गति को बनाए या अपनी एक समान गति को बनाए रखती है। जिस जड़त्व के कारण कोई वस्तु अपनी एक समान गति और एक समान चाल को बनाए रखती है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? गति का जड़त्व कहते हैं। जैसे चिकने फर्श पर किसी वस्तु की गति बोल दो ना। चिकने फर्श पर, बर्फीले मार्ग पर किसी वस्तु की गति, तो जो चिकना सतह है उस पर क्या होगा? एक समान चाल से गति करती रहेगा। न तो उस वस्तु की गति में कमी आएगी और न तो उस वस्तु की गति में वृद्धि। समझ में आ रहा है ना? और तीसरा एक है दिशा जड़त्व। क्या है? दिशा जड़त्व। जिस जड़त्व के कारण कोई वस्तु, जिस जड़त्व के कारण कोई वस्तु अपनी गति की दिशा को बनाए रखती है, अपनी गति की दिशा को बनाए रखती है उसे हम क्या कहते हैं? दिशा जड़त्व। जिस जड़त्व के कारण कोई वस्तु अपनी गति की दिशा को बनाए रखती है, अपनी गति की दिशा को क्या करती है? बनाए रखती है उसे क्या कहते हैं? दिशा जड़त्व कहते हैं। जैसे आप जब साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाते हुए जब आप कीचड़ से गुजरते हो या पानी से गुजरते हो तो आप देखते होंगे कि उस पानी में ना एक गति आता है जो किस ओर होता है? तो उस चक्के की दिशा की ओर होता है। नहीं, मड गार्ड, मेडी गार्ड बोलते हैं ना आप लोग। हम लोग भी बच्चे थे, मैं भी बोला करता था, अभी भी हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते थे। मेडी गार्ड नहीं होता, मड गार्ड होता है।
मड का मतलब होता है कीचड़ और गार्ड का मतलब होता है रक्षा करने वाला, रक्षक। तो जो मड से जो रक्षा करने वाला होता है ना हमारी साइकिल में या मोटरसाइकिल में, उसको मड गार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मड गार्ड। तो वो मड गार्ड इसलिए लगा होता है बाबू कि जिस दिशा में चक्का घूम रही है ना साइकिल की, उसी दिशा में कीचड़ भी घूमना शुरू कर देती है। तो मडगड़वा जो रहता है इस तरह से वो रोक देता है। अब अगर नहीं मडगाड़ लगा रहे तो लोग पूरा पड़ रहा है, पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है कि नहीं। तो ये उदाहरण है कि मतलब साइकिल की जो पहिया है ना, तो साइकिल के पहिए की दिशा में कीचड़ की गति किसका उदाहरण हो जाएगा? दिशा जड़त्व या दिशा के जड़त्व का उदाहरण हो जाएगा। कोई दिक्कत आ गई बात समझ में? जड़त्व क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसका परिभाषा क्या है, इसका उदाहरण क्या है, लिख लेंगे। कोई दिक्कत? अब हम लोग इस जड़त्व का जो प्रायोगिक प्रदर्शन है, ये जड़त्व का जो प्रयोग हम लोग, जड़त्व पता है तीसरा का, आपको क्या बताया मैंने? विराम का जड़त्व बताया और दिशा जड़त्व बताया, गति का जड़त्व बताया। अब इसका प्रयोग थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। तो पहला प्रयोग है सिक्का कार्ड प्रयोग। सिक्का कार्ड प्रयोग, ये सिक्का कार्ड प्रयोग ना आप लोग मेला में जरूर देखे होंगे। मेला में बोलता है कि आप अपना पैसा रखिए, एक ना बनाए रखिएगा गिलास के टाइप का, गड्ढा टाइप से है ना, लोटा रखेगा, लोटा गाड़ देगा और लोटा पर एक कार्ड को रख देगा और बोलेगा कि आप 10 रुपये रखो उस पर और उस कार्ड को आप मारो। अगर उस कार्ड के साथ 10 रुपये बाहर चला गया तो हम आपको 10 देंगे, और अगर लोटा में वो पैसा चला गया तो वो पैसा हमारा हो जाएगा। तो हर बार चांसेस जो है जीत की हमेशा खिलाने वाले की होती है। क्यों? यही कार्ड जड़त्व के कारण सिक्का कार्ड का जो प्रयोग है ना, यही होता है वहां पर। देखो क्या होता है, जैसे ये गिलास लाएगा क्या, लोटा ले आना, अंदर से ले आओ, लोटा लो, प्रयोग में बता दे रहा हूँ। तो ऐसे मौखिक में समझा रहा हूँ। देख लो, इस पे मैंने रख दिया कार्ड, ये लोटा है, इस पे कार्ड रखा हो, कार्ड पर सिक्का रख दिया। तो सिक्का जहां पर है वहीं पर ना रहना चाहेगा सिक्का। अब हम कार्ड में गति दे रहे हैं, तो कार्ड में गति दिए तो कार्ड तो भाग जाएगा, सिक्का में तो गति नहीं दिए, तो सिक्का जहां है वहीं पर रहना चाहेगा, तो कार्डवा हटेगा तो सिक्का नीचे जाएगा। यही कार्ड पर मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है? या फिर आपने छोड़ो ना उतना, आप कैरम खेले होंगे। कैरम में जब एक दूसरे के ऊपर वो गोटी को जब रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर गोटी को हम क्या करते हैं, रखते हैं ना, और नीचे से मारते हैं तो नीचे की गोटी निकल जाती है, लेकिन ऊपर की गोटी यूं ही बैठ जाती है, बढ़ जाती है कि नहीं? तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग हो रहा है? ये सिक्का कार्ड प्रयोग, मतलब विराम का जड़त्व का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है? विराम के जड़त्व का प्रयोग। जैसे देखिए, ये को है ना, ये क्या है? लोटा। ये क्या है? कार्ड। क्या है? अब हमारे पास पैसा नहीं है, आप लोग पैसा ही नहीं देते हमें, तो कहाँ से रहेगा? फी वगैरह देंगे तभी तो आएंगे ना पैसे हमारे पास। लाई, अब मैंने क्या करा, इस सिक्के को ना यहाँ रख दिया। ऐसे तो ये बड़ा दिख रहा है, हमको लगता है कि ये पैसे के साथ चल रहा नजर, मतलब कार्ड के साथ। कार्ड थोड़ा छोटा चाहिए हमको, अगर कोई वैसा है इसको फाड़ दूं क्या? अच्छा, लाई, हाँ है क्या? फटा हुआ है, ऐसे ही खत्म हो गया है तुम्हारा। अच्छा ठीक है, प्लीज देखिए बाबू, ये लोटा है, ये क्या है? कार्ड, और इस पे मैंने किसको रख दिया? सिक्के को। अब आप लोग बताओ कि क्या होगा? घर्षण, नीचे में घर्षण हो जा रहा है। हाँ। अब क्या होगा? तो हम कार्ड पे जब मारेंगे, कार्ड चला गया, सिक्का नीचे। यही कार्ड प्रयोग है। तो क्यों, आखिर सिक्का, लाइए फिर से कार्ड को लाइए, मैं फिर से करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कार्ड क्यों चला गया और ये सिक्का क्यों चला गया लोटा में, कार्ड के साथ ये क्यों नहीं गया? तो हम बताए ना, हर वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहती है, और ये वही है, सिक्का भी काम कर रहा है। बताओ
ये जानता है कि हमारा जेनेटिक में भरा हुआ है क्या, वर्तमान स्थिति को बनाए रखना, और फॉलो कर रहा है। समझ रहा है ना? देखो कार्ड जा रहा है बट सिक्का जहां है वही रहना चाह रहा है। तो यही है क्या, कार्ड प्रयोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गोटियों के समूह का प्रयोग। वही गोटी जो कैरम वाला मैंने बात बताया। चलिए उसमें भी कौन सा जड़ काम करता है बाबू, विराम का जड़। कौन सा जड़? विराम। अब है विराम के जड़ के कुछ और भी उदाहरण है। मैं सारे उदाहरण पर चर्चा करता हूँ। जैसे आप ना गाड़ी से सफर तो किए होंगे, किए है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात। आप बस में खड़े होकर के सफर किए हैं? तो आपने देखा होगा कि जब हम बस में खड़े रहते हैं और एकाएक जब गाड़ी बढ़ती है आगे की ओर, तो आप किधर जाते हैं? आगे की ओर, पीछे की ओर। ऐसे ऐसे खड़े हैं हम और गाड़ी बड़ी पीछे चल गई। ऐसा होता है कि नहीं? तो ऐसा क्यों होता है? तो बाबू हमारा शरीर का जो हिस्सा गाड़ी के संपर्क में है ना, वो गाड़ी के साथ, गाड़ी रुकेगी तो वो रुकेगा, गाड़ी चलेगी तो चलेगी। और हमारा कमर के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो स्वतंत्र हिस्सा है। ठीक है, क्या है? स्वतंत्र। तो जब हम गाड़ी में खड़े होते हैं तो गाड़ी जब आगे बढ़ती है तो पैर हमारा गाड़ी के संपर्क में रहने के कारण पैर हमारा गति में हो जाता है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वो गति में। तो ये जहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर हैं, अब कोई निचला पैर खींच देगा तो हम पीछे की ओर गिरेंगे। तो वही होता है कि निचला हिस्सा गति में हो जाता है और ऊपर हिस्सा जो जहाँ है वही रहना चाहता है। तो वही रहने के चलते क्या होता है, हम पीछे क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। या फिर सबसे अच्छा उदाहरण, आप जब चिकने सतह पे चल रहे होते हैं, जब आपका पैर फिसलता है तो आप पीछे की ओर गिरते हैं, आगे की ओर क्यों नहीं गिरते? क्योंकि आपकी पैर गति में हो जाती है और पिछला हिस्सा कमर के ऊपर का जो हिस्सा है वो आप जहाँ पर है वहीं पर रहना चाहता है, जिस कारण आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। आई बात समझ में? यानी जब हम सफर कर रहे होते हैं ना गाड़ी में, तो पीछे की ओर जो झुकते हैं तो वो किसका उदाहरण है? विराम के जड़त्व का उदाहरण है। किसका है? विराम के जड़त्व का उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण बात करते हैं। कंबल आपने देखा होगा, कंबल को जब हम तेजी से क्या करते हैं, झटकते हैं या पटकते हैं, तो क्या होता है ना कि धुलकर उस पर से क्या होता है, निकलने लगता है। ये जब पटकते हैं, जैसे देखो मेरे पास गमछी भी तो नहीं है, देना। जैसे मान लो ये कंबल है, ये क्या है, कंबल। तो जब हम इसको झटक दिए तो झटकने के फलस्वरूप क्या होता है ना बाबू, ध्यान से देखना। अभी जैसे ये मान लो कंबल है, इस पे धुलकन बैठा हुआ है। अब जब इसको झटकते हैं तो ये थोड़ा पतला होता है, दबता है, और दबने के कारण ये तो दब गया, लेकिन इस पर जो कण लगा हुआ है, धुलकन जो है, ये अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के चक्कर में तो ये दबेगा, छूटेगा कि नहीं छूटेगा, ऊपर ही रह जाएगा ना, और वो हवा के साथ क्या हो जाता है, उड़ जाता है। जैसे हम इसको पटकते हैं तो आपने देखा गर्दन उड़ने लगा, तो ये दबने के कारण कण अकेला बच गया और हवा के साथ क्या हो जाता है। तो ये भी किसका उदाहरण है, विराम के जड़त्व का। किसका, विराम के जड़त्व का उदाहरण। आपने पौधों पर चढ़ करके आम को हिला करके गिराया होगा, डाली पे चढ़ गए और डाली को क्या कर दिए, हिला दिए। हम लोग भी क्या करते हैं, अमरूद जब मैं तोड़ता था, जब मैं तोड़ता था क्या, अभी भी तोड़ता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ कि ना तो हम पहुँच पा रहे हैं ना हमारी लग्गी पहुँच रही है, तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि डाली को हिला देते हैं। तो जब डाली को हिला देते हैं तो वो फल जो पका हुआ होता है ना, वो टूट करके गिर जाता है। तो कैसे गिर जाता है बाबू, तो मान लो कि ये मेरा ब्रांच है, पौधे का ब्रांच है, और ये फल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, और ये फल तो चाहेगा ना कि हम जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहें, और इस ब्रांच को जब हम हिलाएंगे तो फल ये फल जो लगा होता है जुड़ा होता है ना किसी से, किसी से जुड़ा होता है कि नहीं। तो जब हम इसको हिलाते हैं तो ये गति में आ जाता है, जबकि फल गति में, और इसको हिलाने के कारण और फल जहाँ वही रहता है, ये हिलता
फल ऐसा ही हो जाता है और डाली क्या हो रहा है, हिल रहा होता है और हिलने का डाली टूट जाता है और फल का बने ना। ये फलों का गिरना, पत्तियों का गिरना किसका उदाहरण है? विराम के जड़त्व का उदाहरण है। आपने देखा होगा, जब इसको क्या बोलते हैं, जो तोशक बनाता है ना, तोशक निहाली, तो कॉटन को जब फैलाता है ना, फैला उसको डंडे से मारता है, तो डंडवा से जब मारता है ना, तो उसमें से देखते हैं कण उड़ता है, धूल कण उड़ता है ना। तो वही बात जैसा आपके अभी मैं जो झपटने वाला बोला ना, तो देखो इसको मारे, दब गया, दबा ना, अब यहाँ पर था कण और उसको दबा दी, इसको दबाए तो वो कपड़ा दब गया, लेकिन कण जहाँ पर वहीं पर आना चाह रहा है ना, और कण क्या होता है, अरे बात समझ में। तो कहता है छड़ी के प्रहार द्वारा दर्री की धूल को जो झाड़ते हैं ना हम लोग, तो वहां पर भी कौन सा प्रयोग काम करता है? विराम का जड़त्व। कौन सा नियम काम करता है? विराम का जड़त्व। अब आपने देखा होगा खिड़की, कांच की जो खिड़की है ना, उसको अगर आप पत्थर से मारिएगा ना तो पूरा चकनाचूर जाता है। लेकिन वही अगर गोली चलाया जाए ना, उस पर बंदूक चलाया जाए, तो बंदूक की गोली से क्या होता है ना, कुछ सिर्फ छेद बना करके बाकी को रोक होता नहीं। तो गोली की तेज रफ्तार के कारण, गोली के तेज रफ्तार के कारण गोली के संपर्क में कांच का जो हिस्सा आता है वो गोली के साथ फंस जाता है, और जो हिस्सा उसके संपर्क में नहीं आया वो अपना विराम स्थिति को क्या किए बनाएगा। तो आप कह सकते हो ये भी विराम के जड़त्व का ही उदाहरण है। जब कांच की खिड़की पर गोली से प्रहार करते हैं, गोली चलाते हैं, तो क्या होता है कि छेद बनाते हुए बंदूक की गोली बाहर निकल जाती है, जबकि बाकी को कुछ होता नहीं। ये किसका उदाहरण है? हाँ। और जब हम पत्थर मारते हैं तो वो चूर चूर हो जाता है, ये किसका है? ये भी विराम के जड़त्व का ही है। तो जब हम पत्थर मारते हैं ना, तो कुछ देरी तक ज्यादा के संपर्क में रहता है, ठीक है ना, और बंदूक तो सीधे निकल जाता है, लेकिन पथरवा क्या होता है, कुछ देरी तक रुक जाता है। जब रुकता है तो पूरा जितना उसके संपर्क में आता है उसको क्या करता है, चूर चूर कर देता है। अब है गति के जड़त्व का उदाहरण। अभी जो मैंने बताया विराम के जड़त्व का उदाहरण बताया ना, अब आपको मैं बताने भी जा रहा हूँ तो गति के जड़त्व का उदाहरण में देखे होंगे आप। अब चल रही है बस, आप बस में खड़े हो ना या बैठे हो, अब एक आगे बस रुकती है, आप आगे क्यों हो जाते, आगे क्यों हो जाते हैं ना? तो क्यों? तो मैंने अभी बताया कि मेरा निचला हिस्सा जो है वो गाड़ी के संपर्क में रहने के कारण, गाड़ी जब गति में है तो गति में रहेगा, गाड़ी जब विराम अवस्था में है तो विराम की अवस्था, लेकिन ऊपर का ही स्वतंत्र है, मेरा जैसे वो है वैसे रहना चाहेगा। तो गाड़ी पे खड़े हैं हम, अब गाड़ी एक रुकी तो ये तो पैर मेरा ही रह जाएगा, लेकिन आगे मेरा स्वतंत्र नहीं जी, झुकेगा कि नहीं? या फिर गाड़ी के ऊपर जब बोझा रखा जाता है, कोई वस्तु रखा जाता है, तो एक जब ब्रेक करते हैं तो वस्तु आगे की जाकर क्या हो जाती है, गिर जाती है। और विराम वस्तु में अगर गाड़ी है और जब एकाएक चलती है तो वो वस्तु पीछे की ओर गिरती कि नहीं, ऐसा होता है ना। ये किसका उदाहरण है? गति के जड़त्व। कहता है कि दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता है। अगर दौड़ रहा है, उसकी पूरी वस्तु, पूरी शरीर गति में हो गई, और पैर को एकाएक रोक लेगा, पैर रुक लेगा, लेकिन ऊपर वाला को नहीं रोक पाएगा, वो धाम से आगे क्यों। आपने देखा होगा बस से उतरते समय क्या होता है, जब बस गति में है और खलासी जब उतरता है ना, तो कुछ दूर तक उतरने के बाद दौड़ता है गड़िया के साथ, क्योंकि अगर वो एकाएक कूद के रुक गया, क्योंकि उसका शरीर तो गति में था गाड़ी के चलते, अब एकाएक कूदेगा, अब अगर रुकेगा तो पैर उसका रुक जाएगा, लेकिन बाकी शरीर तो फेंकाएगा। बात आ रही है ना? यानी आप एकाएक अपने आप को रोक नहीं सकते। आपने ये भी देखा होगा कि जब लंबी कूद वाली जो गेम होती है, लंबी कूद या लंबी उछाल वाली जो खेल होती है, तो उसमें जो प्लेयर होते हैं ना, वो पहले दौड़ रहे होते हैं, दौड़ के आते उधर से, दौड़ते दौड़ते आए तब जंप करते हैं,
क्योंकि पीछे से इसलिए दौड़ते हैं ताकि पूरी शरीर मेरी गति में हो जाए, और गति लगा तो पूरा और आगे तक हम चले जाए। ठीक है ना। अब खड़े खड़े आप कूद नहीं बोलेंगे, और एक बोलेंगे कि दौड़ करके कूदो, तो ज्यादा दूर आप कब कूद पाइएगा? क्यों? क्योंकि शरीर में गति आ जाती है। ट्रेन में जब हम चल रहे होते हैं, ट्रेन में जब हम चल रहे होते हैं ना, या बस में, तो गेंद को जब हम उछालते हैं तो फिर वो हमारे हाथ में आता है, जबकि हम तो उछाले यहाँ पर। अब बस जब चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो हम तो कुछ आगे भी चले गए ना, तो फिर वो हमारे ही हाथ में। तो गति के कारण जब हम उसको उछाले, हम तो गति में थे, उसको गति दिए, तो वो ट्रेन के साथ वो भी क्या हो गया? गति फिर हमारे हाथों में। तो ये किसका उदाहरण है? गति के जड़त्व। आपने ये भी देखा होगा, बस में बैठे हो खिड़की के पास, जब वो टर्न लेती है, यू टर्न, तो आप देखते हैं कि झुक जाते एक साइड में। किसके कारण? ये दिशा का उदाहरण है, दिशा के जड़त्व का उदाहरण। क्या है? दिशा के, जिस दिशा में गाड़ी झुक रही है उस दिशा में आप चल जाते नहीं। और दिशा या तो उदाहरण क्या है? तो वही मडगाड़ वाला जो बताए थे हम, कि चक्का के द्वारा जो मिट्टी की दिशा होती है ना, पहिया में जो मिट्टी की जो दिशा होती है, किसका उदाहरण है? दिशा का। अब हम लोगों को सीखना है जड़त्व और द्रव्यमान।